Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे झाग स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। 12 अक्टूबर को अमेरिका का एक खास मंत्री इजराइल में उतरा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग की। बोला अमेरिका इजराइल के साथ है और हमेशा साथ रहेगा। इसके कुछ ही समय बाद ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। बकौल रिपोर्ट, इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस को कहा है उत्तरी गाजा पट्टी को खाली कराइए, आपके पास 24 घंटे का समय है। यूएन बोला ये संभव नहीं है। आज सुबह इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने अपील दोहराई, लेकिन हमास अभी भी लोगों को उकसाने में लगा है। उसने कहा है कि कोई कहीं ना जाए, अपने घरों में बने रहें। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, डेडलाइन में बमुश्किल 12 घंटे बचे हुए हैं। गाजा पट्टी की कुल आबादी है 23 लाख। उत्तरी हिस्से में लगभग 11 लाख लोग रहते हैं। इजराइल की वार्निंग के बाद 3 बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। पहला, क्या इतने लोगों को एक दिन में विस्थापित करना संभव है? दूसरा, इजराइल आधी गाजा पट्टी को खाली कर क्या करना चाहता है? और तीसरा, अगर 11 लाख लोगों ने घर छोड़ा तो फिलिस्तीन स्टेट का क्या होगा? तो आज के शो में हम जानेंगे, क्या आज़ाद फिलिस्तीन का सपना टूट जाएगा? ईरान के मंत्री ने लेबनान पहुंचकर क्या धमकी दी और अब तक की लड़ाई में क्या क्या हो चुका है? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का बुलेटिन दुनियादारी। सबसे पहले उत्तरी गाजा में मची अफरा तफरी की कहानी आपको सुनाते हैं। 13 अक्टूबर की सुबह आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा। सार उसका आपको बता देते हैं। गाजा सिटी में रहने वाले आम नागरिक दक्षिण की तरफ चले जाएं। सबसे पहले इस नक्शे को आप देखिए। इसमें कलर्ड इलाका गाजा सिटी का है, जहां से वादी गाजा की सीमा शुरू होती है। लोगों को उधर की तरफ जाने के लिए कहा गया है। आईडीएफ ने और क्या कहा? गाजा सिटी के नीचे की सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हैं, वहां हम ऑपरेशन चलाएंगे। हमास आम लोगों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह कर रहा है, उनके बहकावे में ना आए। हमारी कोशिश रहेगी कि आम लोगों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। जब ऑपरेशन का मकसद पूरा हो जाएगा तब लोगों को वापस लौटने की इजाजत होगी। आईडीएफ की अपील पर हमास ने क्या कहा? ये फेक प्रोपेगेंडा है, किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो जहां है वो वहीं बना रहे। इस पर आईडीएफ ने कहा कि हमास आम लोगों की सेफ्टी को खतरे में डाल रहा है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो सारे संकेत जमीनी हमले का इशारा कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, फिर इजरायली सेना के फाइटर जेट्स ने गाजा में बमबारी करनी शुरू कर दी, जो अभी भी जारी है। हवाई हमले के अलावा आईडीएफ ने 3 लाख रिजर्व फोर्स को भी ड्यूटी पर बुलाया। उन्हें गाजा बॉर्डर पर तैनात किया गया। वे अभी भी बॉर्डर पर खड़े हैं। आईडीएफ का कहना है कि सही समय पर जमीन के रास्ते अंदर घुसा जाएगा। इस बीच इजराइल में घटनाक्रम तेजी से बदला है। 11 अक्टूबर को यूनिटी गवर्नमेंट और वॉर कैबिनेट का गठन हुआ। इसमें विपक्षी नेताओं को जगह दी गई। वॉर कैबिनेट में आईडीएफ के 2 पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ को शामिल किया गया है। दोनों हमास के खिलाफ कुछ बड़े ऑपरेशंस को लीड कर चुके हैं। फिर वॉर कैबिनेट की पहली बैठक के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया। बोले हमास के हर एक सदस्य का अंत नजदीक आ चुका है। फिर 12 अक्टूबर को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा, हमास इस्लामिक स्टेट है। जैसे आईएसआईएस को खत्म किया गया, उसी तरह हमास को भी खत्म किया जाएगा। इस पर ब्लिंकन बोले, हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बाद में ब्लिंकन ने दावा किया कि उन्होंने उन बच्चों की तस्वीरें भी देखी जिनके साथ हमास ने बर्बरता की। कहा, ये इंसान की सोच से भी बदतर था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। इस्लामिक स्टेट से हम निपट चुके हैं, अब हमास की बारी है। इजराइल के बाद ब्लिंकन जॉर्डन और कतर भी जा रहे हैं। माना यह जा रहा है वे इजराइल के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। मैसेज देने की कोशिश रहेगी कि हमास के मामले में कोई और अपनी टांग ना अड़ाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईरान मुस्लिम देशों को हमास के समर्थन में एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसी बीच 13 अक्टूबर को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इजराइल में पहुंचे। बोले, इजराइल को हमारा फुल सपोर्ट है। उनके अलावा यूरोपियन यूनियन के कई बड़े नेताओं ने इजराइल जाने का प्लान बनाया है। कुल जमा बात यह है कि इजराइल को अमेरिका और यूरोप का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी बात, हमास की बर्बरता को किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता।
उनकी हरकत ने फिलिस्तीन स्टेट का समर्थन करने वालों को भी सदमे में डाल दिया है। जानकार मानते हैं कि इजराइल के पास जमीनी हमला करने की पर्याप्त वजहें मौजूद हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का समर्थन भी है, वो किसी भी वक्त गाजा में घुस सकता है। इंडिया टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर गौरव सावंत इन दिनों इजराइल में हैं। ग्राउंड पर उन्होंने क्या देखा, उन्हीं से जानते हैं। इस समय मैं दक्षिणी इजराइल की दक्षिणी छोर पर, मतलब सिडरोट से भी और आगे, जहां इजराइल की सेना गाजा पट्टी के पास है, मैं वहां पर हूं और वहां से दिन भर रिपोर्टिंग कर रहा था कितनी तेजी से इजराइल के टैंक, मरकावा टैंक, वो और बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक्स और ट्रूप कैरियर्स और हमवी जीप्स बहुत तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं और अलग अलग जगह पर उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। साथ ही साथ इजराइल की जो वायुसेना है वो F-16 लड़ाकू विमानों से लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रही है और 155 मिलीमीटर की जो तोपें हैं वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के साथ उन ठिकानों को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है जहां पर इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के या तो बड़े लीडर्स रहते हैं, या फिर हमास का ट्रेनिंग ग्राउंड है, या फिर हमास का के हथियारों के गोदाम है, या फिर हमास की कुछ वहां पर वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स हैं। और गाजा पट्टी के बंदरगाह के इलाके को भी ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस समय हम लोग सेडरोत से जा रहे हैं एश्कलोन की तरफ। वो हालांकि थोड़ा इंटीरियर एक तरह से आता है, 4 ही 5 किलोमीटर का फर्क है वैसे तो, लेकिन वहां पर भारी बमबारी हो रही है और आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसने काफी बमों को और रॉकेटों को तो रोक लिया इनकमिंग, लेकिन कुछ जो रोकने में सफल नहीं हुआ उससे, जैसे कुछ घरों पर, कुछ सड़कों पर जो रॉकेट्स गिरे हैं उससे क्या नुकसान पहुंचा है ये देखने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं। लेकिन इजराइल की सेना हमला करने से पहले बकायदा सिविलियंस को कह रहे हैं कि वो वहां से हट जाएं, केवल वहां पर हमास के आतंकवादी रह जाएंगे और फिर उन इलाकों को ध्वस्त किया जाएगा जहां हमास के ठिकाने हैं। इनमें गाजा पट्टी में जो सुरंगों का जाल है वो भी शामिल है, जो इजराइल के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन सुरंगों का गाजा पट्टी के आवाम की भलाई के लिए नहीं बल्कि हमास के लिए छिपने के लिए और हमास के हथियारों को और आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो अब इजराइल की तैयारी पूरी है कि जब ये 24 घंटे की डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो तेजी से, लगता तो यही है जिस तरह से डिप्लॉयमेंट लगातार कल से हो रहा है, कि तेजी से इजराइल की सेना टैंकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, ट्रूप कैरिंग व्हीकल्स के साथ अंदर घुसेगी और जो ठिकाने बाय एयर और आर्टिलरी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करके उस एरिया से हमास को पूरी तरह से हटाने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ अब डर ये भी है कि उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके, हिजबुल्लाह के लोग आकर इजराइल की सेना से वहां लड़ना शुरू करेंगे और उसी को रोकने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज यहाँ पर है और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के रक्षा मंत्री और सीनियर लीडरशिप से बात की। यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, अमेरिका का जो सबसे बड़ा और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसमें कई 100 लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमान यहाँ पर तैनात है। वो जेरल्ड फोर्ड यहाँ आ चुका है। उसके साथ साथ इस समुद्री जंगी बेड़े में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, टैंकर्स, सबमरीन्स, ये सब एक साथ चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश लेबनान को और ईरान को देने का अमेरिका का प्रयास है कि इजराइल की हमास के खिलाफ लड़ाई में ना लेबनान शामिल हो, ना ईरान शामिल हो, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जमीनी हमले की सूरत में क्या होगा। अभी कोई फिक्स्ड प्लान सामने नहीं आया है। हालांकि पिछले ऑपरेशंस के आधार पर अनुमान यहाँ पर जरूर लगाए गए हैं। मसलन गाजा पट्टी सघन आबादी वाला क्षेत्र है। राजधानी गाजा सिटी उत्तर की तरफ है। इस शहर में कुल 6 लाख लोग रहते हैं। 2 बड़े रेफ्यूजी कैंप्स भी उत्तरी गाजा में हैं। इनमें 2 लाख लोग हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने अपना घर बार छोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला इकलौता हाईवे पलायन करते हुए लोगों से भरा हुआ है। गाड़ियों में ईंधन की कमी है। गाजा सिटी
कि गलियां मलबे में बदल चुकी हैं और पलायन के बीच भी इजराइल ने बमबारी नहीं रोकी है। युद्ध का पूरा भार आम जनता के पहले से झुके कंधों पर पड़ा है। हमास ने कहा कि हम इजराइल का सामना करने में सक्षम हैं, हम यहीं रहकर सामना करेंगे। दरअसल हमास ने गाजा शहर के नीचे सुरंगों का पूरा जाल बिछा रखा है। गाजा पट्टी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 2 गाजा बसते हैं, एक जमीन के ऊपर और दूसरा जमीन के नीचे। जमीन के नीचे वाला गाजा सुरंगों की भूल भुलैया में जकड़ा हुआ है। ये सुरंगें 2 किस्म की हैं। पहली, जो हमास जैसे चरमपंथी गुटों ने बनाई हैं, इनके जरिए वे हथियारों की तस्करी करते हैं। इजराइल के हमले की सूरत में वे इन्हीं में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। दूसरी सुरंग का जाल बना हुआ है गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर। इनका इस्तेमाल गाजा इजिप्ट से सामान खरीदने के लिए करता था। जमीन से व्यापार क्यों नहीं करते थे लोग? दरअसल साल 2006 के चुनावों में हमास ने जीत हासिल की, तब से गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। हमास का इजराइल से 36 का आंकड़ा तो है ही, साथ में इजिप्ट से भी उसकी नहीं बनती और गाजा की दोनों देशों से ही सीमा लगती है। दोनों देशों ने गाजा की नाकेबंदी की हुई है। इजराइल अपनी तरफ से केवल उतना ही सामान ले जाने देता है जिससे गुजारा चल सके, लेकिन गाजा के लोगों की जरूरत इससे कहीं ज्यादा थी। खाने के अलावा भी दूसरी जरूरत का सामान इंपोर्ट करना था, लेकिन कोई चारा नहीं था। इसी के लिए बनाई गई थी सुरंगें। कब बनी थी? ठीक कहें तो 2005 के बाद से। उस बरस इजराइल ने यहूदी सेटलर्स को वापस बुला लिया था। फिर हमास का कंट्रोल इलाके में बढ़ा और उसके बाद सुरंग बनाने का काम और तेजी से शुरू हुआ। हमास इनका इस्तेमाल हथियार लाने और लड़ाकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करता था। इजराइल कहता है कि हमें इन सुरंगों के बारे में पूरी जानकारी है। 2021 में उसने 100 किलोमीटर की सुरंग को खत्म करने का दावा भी किया था। हमास ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास 500 किलोमीटर की सुरंगों का जाल है। इजराइल ने उसमें से केवल 5% ही नष्ट की है। हालिया लड़ाई में इजराइल फिर से उन सुरंगों को निशाना बना रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, गाजा पर हमास बरसों से शासन कर रहा है। उन्हें यहाँ के हर एक रूट का पता है। इसके चलते इजराइल को टैंक लेकर घुसने में मुश्किल आ सकती है। हमास गुरिल्ला युद्ध में भी माहिर है। उसने पूरी प्लानिंग की है। 13 अक्टूबर को ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 2021 में ही हमले की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उनके पास इजरायली शहरों, सैन्य अड्डों और घुसपैठ के रास्तों का डिटेल्ड नक्शा मौजूद था। माना जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के जवाबी हमले के लिए पूरी तैयारी की होगी। जानकार कहते हैं कि उस स्थिति में इजराइल को लंबी लड़ाई और अकल्पनीय नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। फिलहाल इजराइल का फोकस सिविलियंस को सुरक्षित निकालने पर है। उसके बाद एयरफोर्स के सपोर्ट से हमास के एक मेंबर को ठिकाने लगाने की कोशिश रहेगी, लेकिन हमास इसको 1948 के नकबा से जोड़ रहा है। 1948 में ऐसा क्या हुआ था? पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ था। इजराइल ने यूएन में मिली जमीन से कहीं ज्यादा हिस्सा कब्जा लिया। फिर वहां रह रहे फिलिस्तीनियों को निकलना पड़ा। इसको नकबा कहते हैं। उस समय विस्थापित हुए लोग लेबनान और सीरिया जैसे अरब देशों के शरणार्थी कैंप्स में रह रहे हैं। वे कभी अपनी जमीन पर वापस नहीं लौट सके। कहा जा रहा है कि इजराइल 11 लाख लोगों को निकालकर पहले उत्तरी गाजा और फिर पूरे गाजा पट्टी को हथियाना चाहता है। अगर ये हिस्सा भी गया तो अलग फिलिस्तीन स्टेट का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमने बिट्स लॉ स्कूल में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन से पूछा, क्या इतने बड़े विस्थापन के बाद फिलिस्तीन देश का सपना वास्तव में खत्म हो जाएगा? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जो 11 लाख गाजन्स को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाने के लिए कहा गया है, इसको डायरेक्ट उस सवाल से जोड़ना थोड़ा सा गलत होगा कि फिलिस्तीन का फिर देश बनने के सपने का क्या होगा। ये एक टेम्पररी मुद्दा लग रहा है कि इजरायली आर्मी अटैक करना चाह रही है, अटैक की तैयारी चल रही है और इजरायली आर्मी नहीं चाहती कि कोलैटरल डैमेज हो। ये जरूर है कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है और 24 घंटे में 11 लाख लोगों को अपनी जिंदगी एक जगह से उजाड़ के दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने भी यही कहा है। अगर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इजराइल इन फिलिस्तीनियों को नहीं आने देती है नॉर्थ गाजा में वापस, तो ये तब हम कह सकते हैं कि एक और चोट होगी फ्यूचर के फिलिस्तीन के स्टेट को लेकर। तब हम ये बात कह सकते हैं। अभी
आई थिंक कहना थोड़ा सा ओवर रीच होगा। इजराइल इस कवायद से हासिल क्या करना चाहता है? देखिए, इसका सीधा सीधा मायने अभी ये है कि इजराइल अटैक की तैयारी कर रहा है और इजराइल नहीं चाहता कि इजराइल के ऊपर ये इल्जाम लगे कि इजराइल ने अपने मिलिट्री अटैक में सिविलियंस को भी मारा है, सिविलियंस को बचाने की कोशिश नहीं करी, या फिर सिविलियंस को वक्त नहीं दिया उस जगह से चले जाने का। इजराइल पूरा डिक्लेरेशन के साथ ग्राउंड इन्वेजन करना चाह रहा है। थोड़ा सा यहाँ इस बात की ये डर है, हमास ने परसों ये धमकी दी थी कि अगर इजराइल अटैक करता है बिना सिविलियंस को बचने का मौका दिए तो फिर उसके बदले वो जो बंदी बना के ले गए हैं इजरायली को, उनका मर्डर स्टार्ट कर सकते हैं वो लोग। ये भी एक फैक्टर है। मेन यहाँ यही है कि इजराइल कोलेटरल डैमेज बचाने की कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन में जो जो रह जाएगा उसे फिर सीधा सीधा उस एरिया में एनिमी कॉम्बैटेंट माना जाएगा, हमास का सोल्जर माना जाएगा, टेररिस्ट माना जाएगा। अब आपको जंग की अपडेट्स बता देते हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई 7वें दिन भी जारी है। इजराइल के 1300 जबकि गाजा में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। गाजा में लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। आईडीएफ के अल्टीमेटम के बाद यह आंकड़ा और बढ़ेगा। आईडीएफ ने पहले 6 दिनों में हमास के ठिकानों पर 6000 बम गिराने का दावा किया है। यह अफगानिस्तान और लीबिया वॉर में 1 साल में हुई बमबारी से भी ज्यादा है। युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान लेबनान पहुंचे। हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद और लेबनान के लीडर से मुलाकात की। बोले अगर इजराइल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो दूसरे मोर्चे पर भी जंग शुरू हो सकती है। लेबनान से पहले वो इराक में थे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी से मीटिंग की थी। ईरानी विदेश मंत्री के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई कि कहीं ईरान ने ही तो हमास से हमला नहीं करवाया। ईरान और हमास दोनों इससे इनकार करते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने कहा कि हम हमले के लिए तैयार हैं, उचित वक्त का इंतजार है। हमने एक्सपर्ट से पूछा ईरानी विदेश मंत्री की धमकी का क्या मतलब है, क्या जंग दूसरे मोर्चे पर शुरू होने वाली है? इजराइल के नॉर्थ में यानी जो लेबनान से लगा हुआ बॉर्डर एरिया है वहां पर बमबारी चल रही है पिछले 4-5 दिनों से। ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। ईरान ये जरूर करेगा कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर बढ़ाए और हिजबुल्लाह की तरफ से बमबारी और करवाए। एक छोटी खबर ये भी आई थी मंगलवार को शायद कि इजरायली आर्मी को ये आशंका हुई थी कि लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह के फाइटर इजराइल में घुसे हैं, लेकिन बाद में ये उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। ये एक गलत इंफॉर्मेशन आई थी। जहां तक सवाल है कि क्या लड़ाई के और भी फ्रंट्स खुलेंगे, लेबनान एक ऐसा फ्रंट है जो कभी भी 100% पीसफुल नहीं माना गया है। अगर वहां पे बमबारी नहीं भी हुई है तो भी इजरायली आर्मी वहां बहुत ही चौकन्नी रहती है, क्योंकि इजराइल के एक्सपीरियंस रहा है 1982 के लेबनान युद्ध के बाद से कि हिजबुल्लाह कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। साथ साथ थोड़ी बहुत कोशिश सीरियन आर्मी ने भी करी है, लेकिन ये जो बमबारी है सीरिया के बॉर्डर के अक्रॉस या लेबनान के बॉर्डर के अक्रॉस, ये कुछ भी नया नहीं है। हमास की तरफ जो प्रेशर बनेगा अब आईडीएफ के ग्राउंड इन्वेजन का, उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए लेबनान और सीरिया की तरफ से बमबारी हो सकती है। लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से, सीरिया में सीरियन आर्मी की तरफ से। लेकिन इजरायली आर्मी के वहां इतनी प्रेजेंस है कि इसकी वजह से हमास के खिलाफ जो इजराइल का एक्शन होगा उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और ना ही ईरान मुझे लगता है कि उस हद तक जाएगा कि एक मेजर वॉर करे लेबनान की आर्मी के साथ या फिर सीरिया की आर्मी के साथ। वो एक नया फ्रंट नहीं खुलेगा। 13 अक्टूबर को जुमे की नमाज के बाद वेस्ट बैंक में भी प्रोटेस्ट हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। फिलहाल हिंसा शांति की कोशिशों पर भारी है। उन्माद ने तर्क को पस्त कर दिया है, लेकिन हमेशा की तरह इस लड़ाई का अंत भी बातचीत की मेज पर ही होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। शुभ रात्रि।